नमस्कार। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी कहानी पटाक्षेप का अंतिम भाग। उनके तमतमाए चेहरे को एकटक देखते हुए मैंने बस इतना कहा, काश काश छवि सुन पाती। अब कितनी अच्छी पैरवी कर रहे हैं उसकी। मेरे व्यंग्य से मर्माहत होते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, सिर्फ इतना जानता हूँ कि देश हो या विदेश, मर्द हो या औरत, अकेलापन सबको एक सा सालता है। यह मैं किसी और के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ जिसे तुम्हारी साहित्यिक भाषा में भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। अच्छा, यह यथार्थ, यह अकेलेपन का एहसास आपके हिस्से में कब पड़ा? तब जब तुम अपनी 3 हड्डियां तुड़वाकर 5 महीने तक अस्पताल में पड़ी थी, जब मैं दफ्तर, घर और अस्पताल में चक्कर घिन्नी की तरह घूमता था। तुम्हें शायद वह सब इतनी आत्यंतिकता के साथ याद ना हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। तुम्हारे साहित्य में संतरास, कुंठा, जो कुछ होता है, सब मैंने उन दिनों अनुभव किया है। घर में रहता तो खाली घर काटने को दौड़ता, क्योंकि माँ जी बच्चों को लेकर चली गई थी। दफ्तर जाता तो सैकड़ों चिंताएं जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह साथ लग जाती। शाम होती तो अस्पताल का रुख करता अपनी स्नेहमयी पत्नी से मिलने, लेकिन वहाँ सामना होता एक बीमार, चिड़चिड़ी, ईर्ष्यालु औरत से। उससे मिलने की कल्पना से ही मन कांपने लगता। हॉस्पिटल के फाटक पर पहुंचकर सोचता, उल्टे पैरों भाग जाऊं और किसी पिक्चर हॉल में शरण लूं। प्लीज़, मैंने तड़प कर कहा और उनका मुंह अपनी हथेलियों से बंद कर दिया। वे चुप हो गए। अपने हाथों में मेरे हाथ लेकर धीरे धीरे सहलाते रहे। फिर मृदु स्वर में बोले, बहुत बुरा लगता है ना उन बातों को याद करना? मैंने उत्तर में पलकें झुका दी। अपने मन का भार हल्का होते ही वे तो प्रगाढ़ निद्रा में खो गए, लेकिन मेरी आंख नहीं लग सकी। अस्पताल के वे दिन किसी दूर स्वप्न की तरह मेरा पीछा करते रहे। रोज की तरह स्टूल पर चढ़कर कपड़े सुखा रही थी। पता नहीं कैसे उलट गया, जमीन पर चित गिर पड़ी और उसके बाद जब होश आया तब मैं अस्पताल में थी। शरीर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। 1-1.5 महीने तो उसी तरह एकदम सीधे लेटना पड़ा था। हिप बोन टूट गई थी। लेटे लेटे पता नहीं कैसे ऊट पटांग विचार आते रहते मन में। जिंदगी भर लंगड़ाकर चलने की कल्पना से मन कांप कांप जाता। डॉक्टर ने इशारा कर दिया था कि हमें 2 लड़कियों पर ही अब संतोष कर लेना होगा। यह बात मन में कांटे सी गड़ती। अपना नारीत्व व्यर्थ हुआ जान पड़ता। ऐसे समय इनसे सहानुभूति की, आश्वासनों की आवश्यकता रहती। सारा दिन सिमटकर 5 बजे की सुई पर केंद्रित हो जाता था। ये नियम से आते थे। घंटों पास बैठे रहते, कुछ घर की कुछ बाहर की सुनाते, अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते, फल काट कर देते। फिर पता नहीं क्यों लगने लगा कि उनके स्पर्श में स्नेह का उत्ताप अब पहले का सा नहीं रहा है। वह मात्र एक रूटीन हो गया है, एक उबाऊ रूटीन। अब इतना असहाय अनुभव करती अपने आप को। हर रोज शाम को किसी की मदद से मैं अपने को संवार लेती और फिर बड़ी हसरत से दर्पण देखती और रोना आ जाता। तब अपनी सारी खींच मैं इन पर ही उतारती। पता नहीं कैसे कैसे उपालंब देती। उस समय यह भी याद नहीं रहता कि मैं अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ी हूँ। अपने पैरों चलने वाला हर व्यक्ति मेरी ईर्ष्या का पात्र था। हर सुंदर औरत मुझे जहर लगती, खासकर मिसेस कश्यप। पड़ोसी थे वे लोग, इस नाते जितना बन सकता था मदद कर देते थे। यह होटल में खाते थे, फिर भी यदा कदा कुछ ना कुछ बनाकर वह भेजती रहती थी। मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन आकर बैठती थी मिसेस कश्यप। कभी कपड़े बदलवा देती, कभी कंघी कर देती। कई बार मैंने उनसे चिट्ठियां भी लिखवाई हैं, पर इन सब के लिए कृतज्ञ होना तो दूर, मैं मन ही मन द्वेष से धधकती रहती थी। अभी उस दिन मिसेस कश्यप आई थी मिलने। गोलगप्पे सी फूल गई है और बालों में भी सफ़ेदी झांकने लगी है। ये सोचते हुए भी शर्म आती है कि उन्हें देखकर बहुत संतोष हुआ, राहत मिली।
अस्पताल से लौटते हुए यही एक बीमारी साथ ले आई हूँ मैं। जिस व्यक्ति से मन ही मन द्वेष करती हूँ उसे दुखी देखकर संतोष होता है। इनके बॉस की एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, रूप ऐसा कि आंखें टिकी रह जाएं। उतने ही संपन्न घराने में ब्याही गई है। पिछले साल सुना कि उसे कैंसर हो गया है। सुनकर दुख होना चाहिए था पर नहीं हुआ। और मैं एकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठी। अपने मन को खूब ठोक बजाकर देखा। कल वाली बात से मन को दुख कितना सा हुआ था, बल्कि बहुत गहरे एक तृप्ति का एहसास हुआ था। छवि की कच्ची उम्र, उसका दुधिया रंग, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, उसका भरा पूरा परिवार, विदेश जाकर ट्रेनिंग लेने वाला उसका पति, यहाँ तक कि नन्हा पीयूष भी, सभी को लेकर मन में एक सूक्ष्म ईर्ष्या सी थी। उस पत्र के रूप में मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ गया था जो पल भर में उसे निष्प्रभ कर सकता था। उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के टुकड़े टुकड़े कर देने से ही क्या बात समाप्त हो जाती है। अपने मन में इतना बड़ा चोर छिपा होता है और कभी कभी अपने को ही पता नहीं चलता। मेरे मन में एक बात आ रही है। सुबह चाय का पहला घूंट लेकर इन्होंने शुरुआत की। क्या अगर सुशील को बहुत असुविधा ना हो तो कुछ दिनों के लिए छवि को उनके पास भेज दें? इसी लायक हम होते तो क्या इससे पहले नहीं भेज सकते थे? मैंने कहा। सो तो है, लेकिन हमारी लियाकत का सवाल अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। इस समय तो सोचना यह है कि वियोग की उनकी अवधि इतनी लंबी ना खिंच जाए कि मिलने की संभावनाएं ही समाप्त हो जाएं। व्यवस्था तो मुझे कुछ ना कुछ करनी ही है। सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता था। मैं चुप बनी रही। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि यह दंड है या पुरस्कार, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इनका चेहरा अचानक तमतमा आया। कुछ सख्त लहजे में बोले, पद्मा, हम लोगों ने तय किया था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम लोगों ने तय कुछ नहीं किया था, सिर्फ आपने प्रस्ताव भर किया था। और किसी भी ऐसी वैसी बात को भुलाना इतना आसान नहीं होता, कम से कम मेरे लिए नहीं है। मैं आप लोगों की तरह अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ, रूढ़िवादी ही सही, लेकिन संस्कारी मन है मेरा। इतनी सी बात कहते हुए भी मैं हाँफने लगी थी। और तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी रूढ़ियाँ, तुम्हारी मान्यताएं दैहिक संबंधों पर आकर समाप्त हो जाती है। तुम्हारे लिए पवित्रता का मापदंड सिर्फ शरीर है, लेकिन इस हाड़ मांस से बने शरीर के परे भी एक वस्तु है, मन। उसके लिए कभी सोचा है? इस असाधारण आवेश में इतना सब कुछ कह जाने के बाद यह क्षण भर को रुके, शायद मेरे उत्तर के लिए। फिर गंभीर होकर बोले, मैं ठीक तुम्हारी तरह एकांगी होकर नहीं सोच पाता, यही तो मुश्किल है। यह अनुभवहीन लड़की 2 साल से पति की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है, उसके पत्रों पर जी रही है। यदि उसके हाथ से एक प्रमाद हो भी गया तो मैं उसे अक्षम्य अपराध नहीं मान सकता। आखिर हम लोग उन्हें भी तो क्षमा कर देते हैं जो मन कहीं और रखाते हैं और साल दर साल दाम्पत्य का नाटक किए जाते हैं। यह किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं करीब करीब चिढ़ पड़ी। बगल वाले कमरे में होमवर्क करती हुई लड़कियां दौड़ी आई और भयचकित नजरों से हमें घूरने लगी। अपने आवेग पर लज्जित होकर मैंने सिर झुका लिया। कहो बेटे राम, क्या तकलीफ है आपको? इन्होंने हंसते हुए पूछा तो वे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट गईं, लेकिन उनकी आंखों में तिरता हुआ संदेह साफ झलक रहा था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था पद्मा, तुम्हें इतना ऑफ होने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कसेली आवाज में कहा और उठकर चले गए। खाली प्यालियों को शून्य दृष्टि से देखती हुई मैं पता नहीं कितनी देर बैठी रह गई। सुशील का पत्र यथावकाश आ गया था। पत्र का प्रत्येक अक्षर बतला रहा था कि छवि के वहां पहुंचने की कल्पना मात्र से वे कितना पुलकित हो उठा है। भैया भाभी के त्याग, स्नेह, ममता और सूझबूझ की प्रशंसा में उसने पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए थे। अब यही पछतावा होता रहा कि यह ख्याल हमें पहले क्यों ना आया। इतनी ही दौड़ धूप तब कर लेते हम, कम से कम अपने उत्तरदायित्व का तो ठीक से निर्वाह हो जाता।
सुशील ने बार बार लिखा था कि बहुत आउट ऑफ द वे जाकर रुपयों का प्रबंध ना करे। उसे थोड़ी निराशा ही तो होगी, वह झेल लेगा। घर भर को परेशानी में डालकर मिलने वाली खुशी उसे स्वीकार नहीं है। दूसरे पत्र में लिखा था, सौभाग्य से उसके एक प्रोफेसर 8 महीनों के लिए लेक्चर टूर पर जा रहे हैं। उनका फर्निश फ्लैट आसान किस्तों पर मिल रहा है। अगर छवि का आना निश्चित हो तो वह बात करे। निश्चित तो खैर था ही। तीसरे पत्र में था, छवि अगर जल्दी आ सके तो अच्छा है। 6-8 महीने का कोई छोटा मोटा कोर्स वह पूरा कर लेगी। हाँ, अगर पीयूष साथ आए तो असुविधा हो सकती है। यहाँ की जलवायु में बहुत फर्क है। शुरू शुरू में बड़ों को भी परेशानी होती है, फिर गाइड करने वाला भी कोई नहीं है आसपास। पत्र का स्वर स्पष्ट था, वह छवि को बिल्कुल अकेले में पाना चाहता था। उन दोनों के बीच वह बच्चा भी उसे गवारा नहीं था। इतनी दूर से शायद वह अपने को उस अनदेखे बच्चे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए शुभा विभा और पीयूष में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन छवि के पत्रों में ये कसक साफ झलक जाती थी। सुशील से मिलने का उल्लास, नया देश देखने का उत्साह, इस सब पर उदासी की एक परत सी रहती। कितने प्रयासों से उसने अपने को तैयार किया होगा, इसे हम लोग समझ सकते थे। और अप्रैल की एक सुबह वह अचानक ही आ खड़ी हुई। उसके आने के साथ ही घर में जैसे उत्सव का वातावरण हो गया। लड़कियों का आनंद जैसे छलका पड़ता था। मुझसे तो आते ही ऐसे लिपट गई कि सारा कलमश पल भर में ही धुल गया। साथ उसका भाई आया था। बोला, दीदी जी, यह महारानी परीक्षा देने के लिए हाजिर हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि पेपर में क्या लिखेगी आखिर। एक दिन भी तो किताब खोलकर नहीं देखी। बस जब देखो तब जीजा जी को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। फॉर्म के पैसे तो बिगड़े ही थे, ये किराया और ऊपर से खर्च हो गया। किताबें तो यहाँ सब छोड़ गई थी, वहाँ पढ़ती क्या, खाक। वह तो ऐसे जमकर बैठ गई वहाँ। हमने सोचा परीक्षा का आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। अनचाहे ही स्वर मेरा स्नेहार्द हो आया था। लगा जैसे शुभा विभा की ही बात कर रही हूँ मैं। एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेलती रही। दोपहर में भाई जब अपनी सफ़र की थकान मिटा रहा था, वह मेरे पास आकर बैठ गई और बड़े रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे तो पता है दीदी, मेरी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है, परीक्षा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो सिर्फ आने का बहाना ढूंढ रही थी। यहाँ आने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है तुम्हें? मैंने आहत स्वर में कहा। आप समझ नहीं रही हैं। दरअसल पीयूष को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मेरे पास? जी। और माँ और बाबूजी जिद कर रहे हैं कि वह उन्हीं के पास रहे। उनके पास छोड़ने का मन नहीं करता। लाड़ प्यार तो वे बहुत करते हैं, पर बच्चे के साथ तो 100 परेशानियां होती हैं जो उनके वश की नहीं है। भाभीयों पर मेरा विश्वास नहीं है, वे लोग बहुत अच्छी हैं, पर आपके पास रहेगा, अपनी दीदी लोगों के पास रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगी, और किसी के पास तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और देखते ही देखते उसकी आंखें भर आई और वे मेरे कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। पता नहीं कितने दिनों से इस आवेग को वे अपने में छिपाए बैठी थी। व्यग्र होकर मैं उसकी पीठ पर सिर पर हाथ फेरती रही। सुशील पर इतना रोष आया। नन्हे से बच्चे को छोड़कर चल देना क्या इतना आसान है? माँ बनकर देखे कोई तब पता चले। वे बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना चाहती है। रात मैंने उन्हें बताया तो एक बारगी वह भी चौंक पड़े। तुमने क्या जवाब दिया? मैं तो आज ही सुशील को लिख दूंगी कि यह रोग मेरे वश का नहीं है, लेकिन प्रस्ताव तो सुशील की ओर से आया नहीं है। जिसने किया है उसी से कहो ना। यह नहीं हो सकता। क्यों? उसने इतने विश्वास के साथ मुझसे कहा है कि मुझसे उसके सामने मना करते नहीं बनेगा। वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि मैं उतनी दुष्ट नहीं हूं जितना आप समझते हैं, मैंने लगभग चीख कर कहा। और रात के उस वातावरण में मुझे अपनी ही आवाज़ बड़ी कर्कश लगी। इनकी ओर एक रोष भरा कटाक्ष फेंककर मैं दूसरी करवट लेट गई। कभी कभी सभी मेरी सहनशीलता की परीक्षा क्यों लेने लगते हैं।
सुबह से शुभा विभा किलक रही थी। मम्मी, चाची कह रही थी पप्पू अब साल भर अपने ही पास रहेगा। यह बात सच्ची है ना? मतलब महारानी जी सब कुछ तय करके बैठी हैं। विभा कहती रही। मम्मी, झूला तुम अपने कमरे में तो नहीं रखोगी? हमारे कमरे में ही रखना, दोनों पलंगों के बीच। रोएगा तो हम संभाल लेंगे। कितना चबर चबर करने लगी हैं ये लोग। मेहरी भी तो कम नहीं, कहने लगी बाबा को रखी छी लेना बाई, बच्चा रहेगा घर में तो अच्छा लगेगा। अब इससे सलाह मांगने गया था कोई, और तो और श्रीमान भी। खा पीकर मजे से आराम कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। 11 बज रहे थे। बच्चे स्कूल चले गए थे। छवि भाई के साथ टाइम टेबल देखने कॉलेज गई थी। सोचा था सबके जाने के बाद पत्र लिखूंगी इत्मीनान से। कागज पेन सब सजाकर बैठी थी और इनके दफ्तर जाने की राह देख रही थी, लेकिन इन्होंने कपड़े तक नहीं बदले थे। जाना नहीं है आज? मैंने चिढ़कर कहा। आज छुट्टी ले ली है। किस खुशी में? ऐसे ही। विशेषज्ञों का कहना है कि कभी कभी दफ्तर से गोल कर जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर कभी कभी तुम्हारे साथ अकेले में बातें करने की भी इच्छा होती है। हारकर मैं मेज के पास से उठी और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने जा बैठी और बोली, कहिए, क्या बात करनी है? कोई खास बात नहीं है, तुम काम कर लो अपना। चिट्ठी लिख रही थी ना? किसे? सुशील को? लिख लो ना, फिर बात करेंगे। आपके सामने नहीं लिख पाऊंगी। क्यों भाई, इतनी प्राइवेट चिट्ठी है? मजमून तो शायद रात को तुमने बता ही दिया था। मजमून वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो फिर शायद छवि के बारे में लिखना होगा, ठीक है ना? देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं उतनी दुष्ट नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मेरी आवाज़ फिर ऊंची चढ़ गई थी। सोने घर में एक गूंज सी पैदा करती हुई अपनी ही आवाज़ मुझे बड़ी कर्कश लगी। यही तो मुसीबत है डार्लिंग, कि तुम उतनी दुष्ट नहीं हो जितना पोज करती हो। मैं तो हैरत से देखती रह गई। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास इतना प्यार, इतनी ममता है कि सिर्फ उसे छिपाने के लिए तुमने जबान पर इतने कांटे उगा रखे हैं। तुम्हारी इस असलियत को सब जान गए हैं, सुशील, शुभा, विभा, यहाँ तक कि छवि भी तुम्हें पहचान गई है। इसी विश्वास के साथ तो अपना बच्चा तुम्हें सौंपने आई है। मैं कुछ देर उनकी ओर देखती रही, फिर दीवार की ओर मुंह फेरकर मैंने कहा, मैं किराए की आया तो नहीं हूँ जो साल भर लड़के को संभाल कर निर्विकार मन से लौटा दूंगी। कलेजे से लगाकर पालूंगी उसे और कल उसकी माँ आकर उसे ले जाएगी। ना, यह मुझसे ना सहा जाएगा। बहुत दुख उठाए हैं मैंने जीवन में, अब एक और झेलने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मैं सुशील को यही सब लिखना चाह रही थी। आप चाहें तो छवि को भी कह दीजिएगा। कुछ क्षण कमरा निस्तब्धता में डूबा रहा। पद्मा, इधर देखो। क्या है? अभी तुमने बहुत सारे दुखों की बात की थी, उनमें से कितने मेरे नाम चढ़े हैं? यह जान लेता तो आश्वस्त हो जाता। मैंने उनकी ओर देखा। अंतस का सारा स्नेह आंखों में समेट वे मुझे ही देख रहे थे, और अचानक मुझे लगा कि यह व्यक्ति निरंतर 12 वर्षों से इसी तरह मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरी व्यथा कथा सुनने के लिए अधीर, मेरे घावों पर मरहम लगाने को आतुर। इसकी आंखें निरंतर इसी तरह स्नेह बरसा रही हैं। मैं ही पागल की तरह दूर दूर भागती रही, अपनी ही भय से त्रस्त, तर्कहीन संदेहों से घिरी हुई। किंतु अगर कोई कहना भी चाहे तो क्या सब कुछ कह पाना इतना आसान है? कुछ कहने को फड़फड़ाए मेरे होठ और फिर स्थिर होकर रह गए। उन्हें ही फिर कहना पड़ा। अच्छे बुरे क्षण तो सभी के जीवन में आते हैं पद्मा, लेकिन उन्हें कोई यूं अपने साथ नत्थी नहीं कर लेता। तुम्हारे साथ मुसीबत यह है पद्मा कि तुम भूलती कुछ भी नहीं हो, इसलिए मन पर एक भार सा बना रहता है। एकदम खींच उठी मैं। पल भर पहले तरल हो आया मन एकदम फुकार उठा। समझते क्यों नहीं आप कि हर दुख क्षणजीवी नहीं होता? कोई आघात ऐसा भी होता है जो अपनी कसक छोड़ जाता है। कई घाव ऐसे होते हैं जो अपने वर्ण के कारण जीवन भर याद रहते हैं।
उपदेश देना बहुत सरल है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि 7 वर्ष की आयु में पिता को खो देना क्या होता है। कैसा लगता है जब पिता की मृत्यु के साथ ही अपनों के मुखौटे उघड़ने लगते हैं। कितना दुख होता है जब पिता के साथ माँ की शांत स्नेहमयी मूर्ति भी खो जाती है। शेष रह जाती है सिर्फ एक हेड मिस्ट्रेस जो आतंक की सृष्टि करती है, आश्वस्त नहीं करती। यह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे थे। मेरे पास भी बचपन की निश्चल हंसी थी। किशोर कल्पनाओं का सुंदर संसार था। खिलती उम्र के मधुर सपने थे। माँ के कठोर अनुशासन में सब कुछ झुलस कर रह गया। सुख दुख बांटने वाली एक बहन थी। शादी करके वह भी पराई हो गई। उसकी बरसों तक सूरत भी ना देखने दी माँ ने। खुले हाथों विधाता ने रूप लुटाया था मुझ पर। एक ही चीज थी जिस पर गर्व था मुझे, लेकिन बीमारियों में वह भी उजड़ कर रह गया है। संतान भी दी है ईश्वर ने तो दोनों लड़कियां कल को अपने घर चली जाएंगी तो बस बैठकर रोना ही तो है मुझे। यही तो लिखा कर आई हूँ। और एक दीर्घ उसास लेकर मैं चुप हो गई। इतना थक गई थी जैसे मीलों का सफर तय करके आई हूँ। घूमते हुए एकदम मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। पद्मा, हाँ, और शेखरदा की बात नहीं कहोगी? शेखरदा की बात? मुझे तो जैसे काट मार गया। अपनी गाथा का जो सबसे दुखद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है उसे ही भूल गई। मैं बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। किसने बताया आपको यह सब? माँ ने, रमा ने या शेखरदा ने? माँ ने कब तुम्हारे मन में झांक कर देखा है? रमा को ही कब इतना अवकाश मिला है? और शेखरदा, उनके पास ये सब देखने वाली आंखें ही होती तो कहानी कुछ और ही नहीं होती आज। फिर कहाँ से जान गए आप सब? तुमसे। इस तरह चौंको मत पद्मा। तुम्हारे स्वभाव की ये अनेक विसंगतियाँ खुद ही अपनी कहानी कहती रही हैं, और साथ में तुम्हारी व्यथा में डूबी आंखें, खोया हुआ आत्मविश्वास, तुम्हें हरदम कोसता हुआ तुम्हारा हीन बोध, मुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हारे हास्यपद प्रयास, मुझे खो देने का तुम्हारा तर्कहीन भय, सभी कुछ तो मेरे सामने था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ पद्मा, शेखरदा की तरह अंधा भी नहीं हूँ। बहुत पहले जान लिया था कि रमा का जिक्र छिड़ते ही तुम समूची ईर्ष्या से सुलग उठती हो। शेखरदा का नाम लाते हुए तुम्हारी जबान कांप जाती है। तब बुरा नहीं लगता था आपको? क्यों नहीं लगता था पद्मा? मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? एकदम भीतर तक राख हो जाता था। तुम्हारा वे मूक आदि अंतहीन प्रणय और मेरा वे अवश आक्रोश। आज याद करता हूँ तो सब बचकाना सा लगता है, लेकिन उन दिनों तो जिंदगी को विष के घूंट की तरह पी रहा था मैं। आज तक उसका स्वाद जबान पर है, और इसीलिए चाहा था, मन की गहराइयों से चाहा था कि सुशील को ये जहर न पीना पड़े। सभी लोग मेरी तरह पुख्ता दिल नहीं होते पद्मा। इतना सब होते हुए भी सारा आक्रोश चुपचाप मन में समेटे रहे। क्यों इतनी करुणा की मुझ पर? मैंने रूंधे गले से प्रश्न किया। क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ थी, तुमसे ही मेरा घर था, और अपने घर को मैं बिखरते नहीं देख सकता था। घर का टूटना बच्चों के लिए क्या होता है, यह मैंने तुम्हें देखकर सीखा था। अपनी सारी पृष्ठभूमि के साथ इतनी निरी लगती तुम कि कभी कठोर कुछ कह भी जाता तो फिर देर तक पछताता रहता। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है पद्मा। मैं शायद सब कुछ इसीलिए एडजस्ट करता रहा कि अपने समस्त गुण दोषों के साथ भी तुम मुझे अच्छी लगती रही। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। कमरे के वातावरण में एक उमस सी भर गई थी। मैंने पंखा फुल स्पीड पर खोल दिया, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बड़ी देर तक खुली हवा में सांस लेती रही। ये धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। कहीं बाहर जा रहे हैं आप? हाँ, आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, जरा लाइसेंस रिन्यू कराना है। मैं समझ गई।
उतनी बड़ी बात कह जाने के बाद कमरे की उमस उन्हें भी व्याप गई थी। जाने से पहले एक बात सुनेंगे? कहो, उन्होंने जूतों के तस्मे बांधते हुए जवाब दिया। विश्वास कर सकेंगे? कहो तो। बहुत पहले मैंने एक सपना देखा था। कच्ची उम्र में सभी लड़कियां इस तरह के सपने देखती है। तब लगता है जीवन का संपूर्ण सत्य यही है, बाकी सब शून्यवत है। इस उम्र के सपने ऐसे सर्वव्यापी ही होते हैं। पता नहीं कितने सालों तक उसे अपने गले का हार बनाए रही। फिर जानते हैं क्या हुआ? सुशील की शादी में उन्हें इतने दिनों बाद देखा और अवाक रह गई। क्या यही है वे अलौकिक व्यक्तित्व जिसके लिए मैं मीरा बनी हुई थी? ये नितांत साधारण व्यक्ति रमा का पति भर हो सकता है, आलोक का पिता हो सकता है। मेरा स्वप्न पुरुष फिर कहाँ खो गया? हैरान थी मैं। कैसा लगा था तब? बहुत दुख हुआ? नहीं, एक रीतेपन का एहसास भर हुआ बस। कितना आश्चर्य है ना? वे उठकर मेरे पास आए, दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है पद्मा। जीवन में कितनी ही चीजें तुम्हारे हाथों से फिसलती रही हैं, उनमें एक और नाम जुड़ गया। सिर्फ एक बात याद रखो पद्मा, कि सब कुछ खो जाने के बाद भी तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे पास हूं, हमेशा से था। इट इज अ प्रॉमिस। और यह अंतिम बात कहते कहते उनकी आवाज भारी हो आई थी। मैंने हौले से उनके हाथ हटाते हुए कहा, बाहर जा रहे थे ना आप? सो तो जा रहा हूँ। वे चलने को हुए और फिर जैसे कुछ याद आ गया उन्हें, दरवाजे के बाहर से बोले, सुबह आलोक का टेलीग्राम आया था, दराज में है, देख लेना। आलोक को तार देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने पूछा, लेकिन तब तक वे जा चुके थे। दराज खोलकर मैंने वे गुलाबी कागज निकाला। सफेद पट्टी पर काले अक्षर चमक रहे थे, पापा इज नो मोर। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।